अब इस देश में जाति गणना होगी, रोस्टर भी उसका भी पालन हो रहा है, बैकलॉग भी खत्म हो रहा है। 2014 के बाद का भारत और 2014 के पहले के भारत में आज जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला है। चाहे देश की अर्थव्यवस्था का मामला हो, हम 11वें नंबर पर थे, आज हम 4थे नंबर पर आ गए। नोटबंदी का देश के लोग कहने लगे अरे तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। जीएसटी जैसा बड़ा फैसला, दुनिया के कुछ ताकतवर देश टैरिफ लगा रहे हैं, भारत जैसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है, वो देश टैरिफ घटा रहा है। जीएसटी के 4 स्लैब से घटा करके 2 स्लैब। कोविड से तो जितना नुकसान होगा वो तो होगा, लेकिन उससे ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण लगातार हो रहा है। जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, ये पूरे देश भर के ओबीसी चाहे वो एम्प्लॉय एसोसिएशन हो, चाहे उस वर्ग से जुड़े हुए अन्य सभी लोग हों, जो निर्णय उनके जमाने पर हुए हैं या हो रहे हैं, इसके पहले कभी भी इस तरह के कोई निर्णय नहीं हुए थे। और आज सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश भर के ओबीसी एम्प्लॉय एसोसिएशन, फेडरेशन तथा उससे संबंधित सभी संगठनों की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। देश में 52% से ज्यादा आबादी का ये वर्ग है और ये वो धरती है बीपी मंडल साहब की, बिहार की वो पवित्र भूमि जहां उनका जन्म हुआ था, जिनकी सिफारिशों पर आज भारत सरकार काम कर रही है। ये वो धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है। ये धरती सम्राट अशोक जी की धरती है। ये धरती जयप्रकाश नारायण जी की धरती है। ये धरती कर्पूरी ठाकुर जी की है, जिन्होंने हमेशा संघर्ष का रास्ता तय करके और इस बिहार की पाटलिपुत्रा धरती को गौरवान्वित किया है, अभिनंदित किया है और समय समय पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लोकतंत्र में इसी बिहार की धरती ने शुरू किया। मैं उस धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि लोग सवाल उठाते थे कि अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी क्या है, जनसंख्या क्या है। बहुत कठिन प्रश्न था। इस कठिन प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन हो गया था। चारों तरफ से, राज्यों में से भी, विभिन्न राजनीतिक दलों से भी और विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी लगातार मांग होती थी कि अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या कितनी है इसका पता लगाया जाए, जाति गणना कराई जाए। कुछ राज्यों ने किया भी था, जिसमें बिहार भी था, और हमारी भारत सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा निर्णय किया और उन्होंने तय कर दिया कि अब इस देश में जाति गणना होगी
और सभी की वास्तविक संख्या देश के सामने आएगी और उसके बाद सरकार की योजनाएं उसी आधार पर बनकर के उनके कल्याण पर काम करेगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी को उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लंबे समय तक देश में अन्य पिछड़े वर्ग के आयोग की संवैधानिक मान्यता की मांग उठती रही, लेकिन यह भी निर्णय कब हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब हुआ। 27% का आरक्षण सभी विभागों में केंद्र सरकार के अब लगभग बराबर की स्थिति में आ गया और सभी वर्गों के पदों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व हो, ये लगातार आप सबके संगठनों की तरफ से मांग उठती रही, चाहे वो ए कैटेगरी हो चाहे बी कैटेगरी हो, और इसमें भी बहुत कुछ सफलता मिली है। रोस्टर भी, उसका भी पालन हो रहा है, बैकलॉग भी खत्म हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तेज गति से इसको बहुत पहले इसका इंप्लीमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों की पूरी कोशिश है इसको 100% इंप्लीमेंट कराएं और समय समय पर जो आप लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग भी सुनता है, हमारी संसद की जो कमेटी है वो भी सुनती है और अब विभागों के प्रमुख भी जो डीओपीटी का दिशा निर्देश है उस पर अमल करने के लिए सभी अब तत्पर भी है और समय समय पर उनके सार्थक जवाब भी आ रहे हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ी शिकायतें आती थी, चाहे विश्वविद्यालयों में हो, चाहे नीट परीक्षा में हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूलों में हो। आज इन सभी जगह पर ओबीसी का, उनके बच्चों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा चुका है। यह कोई छोटा निर्णय नहीं है, बहुत बड़ा निर्णय है। सैनिक विद्यालय में भी जहां सचमुच कठिन था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की उदारता देखिए, उनका एक संकल्प है सामाजिक न्याय। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार हमें दिया था उसको जमीन पर उतार के दिखाएंगे और वो काम कर रहे हैं। लगातार हम लोगों की कोशिश है कि सभी विभागों में ओबीसी वेलफेयर समितियों को रिकॉग्नाइज किया जाए, एसोसिएशन को मान्यता मिले, लाइनर ऑफिसर मिले, कार्यालय मिले, कार्यालय के संचालन की सभी सामग्री मिले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ उनकी हर 3 महीने में बैठक हो, और उसकी समीक्षा हो। कुछ बातें आप लोगों ने भी आज उठाया है कि विजिलेंस जो हर एक डिपार्टमेंट का है उसमें भेदभाव होता है, उसमें ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं है, होना चाहिए, महत्वपूर्ण विषय है। इन सारे विषयों को
समय समय पर हम लोग सुनते हैं, और अभी बहुत जल्दी हम लोग अभी इसी महीने की 14 तारीख से एक स्टडी टूर में जा रहे हैं, और उसमें बड़ी संख्या में बैंकर्स को, पीएसयूज को, केंद्र सरकार के अन्य विभागों को, महत्वपूर्ण विभागों को हमने बुलाया है, और उनके सामने सारे विषय रखे जाएंगे। लगातार हमारी कोशिश है कि अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित जितना भी हमारा शिकायत आती है उनका वैधानिक तरीके से निराकरण होता रहे। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि हमारे पास जब भी कोई ऐसे विषय आप भेजेंगे या हमारे पास पहुंचेंगे, उसमें निश्चित तौर पर वैधानिक और त्वरित कार्रवाई करने के लिए हमारा ये कमेटी काम करेगी, कि हम आपको भरोसा दिलाएं। मित्रों, आज देश तेज गति से प्रगति कर रहा है। आप लोग किसी न किसी विभाग के एम्प्लॉय हैं, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि कितना आपके विभाग में भी परिवर्तन हो रहा है, और किस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए जो विभिन्न विभागों की तरफ से, विभिन्न संगठनों की तरफ से काम चल रहा है, अद्भुत है। 2014 के बाद का भारत और 2014 के पहले के भारत में आज जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला है। चाहे देश की अर्थव्यवस्था का मामला हो, हम 11वें नंबर पर थे, आज हम 4थे नंबर पर आ गए। हमारा लक्ष्य है दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की, उस दिशा में लगातार काम चल रहा है। आज बैंकों में जिनके कभी खाते नहीं खुला करते थे, आज 100% परिवारों के बैंक में खाते खुल गए। आज कैश ट्रांजैक्शन के बजाय खातों में पैसा सीधे जाने लगा। ये भारत का जो इतना बड़ा काम हुआ है, आज डिजिटल लेन देन शुरू हो गया। आज जिस तरह से भुगतान हो रहा है कि सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, चाय बेचने वाला, जूतों में पॉलिश करने वाला भाई, हर छोटे छोटे व्यापार में भी अब आप पैसा जो दे रहे हैं उसमें स्कैन करके आप उनके मोबाइल में पैसा डालते हैं। ये कितना कठिन काम था। हमारे देश के कभी एक वित्त मंत्री होते थे, बहुत विद्वान वित्त मंत्री थे वो, और वो कहते थे कि ये तो संभव नहीं है भारत में। लेकिन मोदी जी की सरकार आई, वो सब कुछ संभव करके दिखा दिया उन्होंने। आज सीधा 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो पूरा का पूरा पैसा उपभोक्ता के खाते में पहुंच जाता है। असंभव था। इसी देश में पहले कभी हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और वो कहा करते थे कि दिल्ली 1 रुपये भेजती है पर बिहार आते आते वो 15 पैसे बचता है। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री वो नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो कहते हैं पूरा का पूरा 100 का 100 पैसा पहुंचा के दूंगा, और लगातार 100 का 100 पैसा पहुंच रहा है। परिणाम यह हुआ कि 2.5 से पौने 3 लाख करोड़ रुपया जो बिचौलिया हर साल खा जाता था, वो बच गया, और वो सीधा पैसा उपभोक्ता तक पहुंच रहा है। ये परिवर्तन देखने को मिला है। आज विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गांव-गांव में जितना पैसा जा रहा है उपभोक्ताओं के पास, गांव मजबूत हो रहे हैं।
10 से 20 लाख रुपए हर महीने कम से कम मैं बोल रहा हूं, आज हर गांव में जा रहे देश के। वहां की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, आज गरीबों की हर जरूरत पूरी हो रही है। गरीबों के भी खाते में बचत का पैसा उनका रखा खुद की कमाई का। और आप तो बैंकों में काम करते हैं, आपको ज्यादा पता होगा, लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन के खातों में पैसा जमा है उनकी अपनी कमाई का। यह आश्चर्यजनक परिणाम है। पहले बैंकों के पास पैसा नहीं होता था, सारी इनकी बड़ी करेंसी गायब हो गई थी। रिजर्व बैंक कहता था साहब क्या करें, 2000 का नोटे नहीं है हमारे पास, चलन से बाहर हो गया। कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया इस देश में नोटबंदी का। देश के लोग कहने लगे अरे तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ विश्वास था ये चलन से बाहर जो रुपया चला गया उसको चलन में लाने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये करके उन्होंने दिखा दिया। आज बैंकों के पास पूरी करेंसी लौट के आ गई। जीएसटी जैसा बड़ा फैसला, दुनिया के कुछ ताकतवर देश टैरिफ लगा रहे हैं, भारत जैसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है, वो देश टैरिफ घटा रहा है। जीएसटी के 4 स्लैब से घटा करके 2 स्लैब करके रोजमर्रा की जरूरतों का सारा सामान मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए उन्होंने सारे चीजें सस्ती कर दी। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन, 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए 4 पहिया वाहनों के दाम घट गए, दवाइयों के दाम घट गए, रोजमर्रा की जरूरतों का सामान सस्ता हुआ, जिससे क्रय शक्ति बढ़ी। और इस बार नवरात्रि से लेकर के और दीपावली के त्योहारों के अंतिम कल देवउठनी एकादशी थी, तब तक इतना जबरदस्त बाजार में बूम हुआ खरीदी का। मेरे पास एक एजेंसी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक एजेंसी के डीलर आए, उन्होंने बोला सर हमारे पास 350-400 लोगों की गाड़ी की बुकिंग है, हमारी गाड़ी बन करके पूना में खड़ी है, हमें रेल ट्रेन दिला दीजिए ताकि हम इनको दीपावली के पहले वो गाड़ियां इनको डिलीवर कर सके। मैंने उनकी मदद करी और 350 गाड़ी रेल ट्रेन से चल करके पहुंच गई, जबकि उसकी लंबी बुकिंग थी, ट्रेन की मिल नहीं रही थी। ये पहले भारत में देखने को नहीं मिला, अब देखने को मिल रहा है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बनाने वाले देश हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट दुनिया में हम सबसे ज्यादा बनाते हैं, निर्यात भी कर रहे हैं। बस ट्रक सबसे ज्यादा हमारे देश में बनते हैं। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में सबसे बड़ी अभी उपलब्धि हुई जो सेमीकंडक्टर हम बनाने लगे, हमारे पास नहीं था। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को जमीन पर उतारने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने करके दिखा दिया। और इन सारे सेक्टरों में हमारे पास एक मोबाइल नहीं था, एक मोबाइल की फैक्ट्री नहीं थी, और 300-300 मोबाइल की फैक्ट्रियां। 99% मोबाइल अब मेड इन इंडिया है। ये भारत की ताकत है। रक्षा के हमारे जो हथियार है, हम 46% निर्यात कर रहे हैं। हमारे पास तो हम आयात करते थे, कभी बुलेट नहीं होती थी हमारे पास। आज हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं। और पहलगाम की घटना के बाद जब सही सटीक निशाना लगाने हमारे देश की सेना के जवान पहुंचे और जिन हथियारों का, जिन मिसाइलों का उपयोग हुआ है, पूरी दुनिया देखकर के हैरान रह गई। ये किस देश ने भारत को दिया? भारत अब देश दुनिया से नहीं मांग रहा, भारत खुद निर्माण कर रहा है और दुश्मन की धरती में घुसकर सटीक निशाना लगा करके दुश्मन को नष्ट नाबूद करके लौट के आ रहा है। अभी भारत ये ताकत खड़ी हुई। आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बिहार जैसी जगह में
यहां सड़कों की बात मत करो भैया। घर से अगर अच्छे कपड़े पहन के निकल गए और अच्छी गाड़ी में चले गए तो गारंटी नहीं थी शाम को घर लौट आओगे। ऐसा बिहार था। दीपावली में गरीबों के झोपड़े जला दिए जाते थे पटाखे फोड़कर। ये वो बिहार था। बाढ़ में लोग कैसे जीवन जीते थे? नाव में रहते थे लोग। सड़कें थी नहीं, नदियों में ब्रिज नहीं थे। आज बिहार कहां से कहां पहुंच गया। भैंस की पीठ पर विद्यालय चलते थे। आज बिहार की धरती में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, यह अद्भुत है, देखने को बनता है। इंडस्ट्री आ रही है। जो पुरानी सिख हो गई थी इंडस्ट्री, वो फिर से शुरू हो रही है। बिहार में पर्यटन बढ़ रहा है। ये मैं अकेले, ये पूरे देश में हुआ। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, चूंकि बिहार की धरती में हूं इसलिए बोल रहा हूं। यहां का पलायन कम हुआ है। पहले लोग काम करने की तलाश में दुनिया हमारे देश के दूसरे राज्यों में जाते थे, वो कम हुआ। धीरे धीरे और कम होगा। नए रोजगार सृजित हो रहे हैं। करोड़पति दीदियां स्व सहायता समूह की बन रही। बताइए, जिनके पास कभी 5 रुपए नहीं होता था, अपने बच्चों को उनकी मांग पर पेंसिल और रबर नहीं दे पा रही थी, उनको पेन नहीं दे पा रही थी, बेटियों को ठीक से कपड़े नहीं दे पा रही थी, आए हुए मेहमान को चाय तक पिलाने की स्थिति नहीं थी। आज उनके घरों में आप जाइए तो घर की तस्वीर बदल गई। आया हुआ मेहमान बिना खातिरदारी के लौट नहीं सकता। बच्चों की हर जरूरत पूरी हो रही है। वही मां कल जब बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर पा रही थी तो कहती थी बेटा पढ़ लो, बेटी पढ़ लो, तो नहीं पढ़ते थे, मां की बात नहीं मानते थे। आज हमारे देश के अंदर वो मां जब अपने बच्चों को कहती है कि किताब उठाओ पढ़ो, वो बच्चे पढ़ने लगे हैं, बात मां की सुनने लगे हैं। कल वही बच्चे आप जैसे अफसर बन करके परिवार को चलाने का काम करेंगे। वो परिवर्तन हुआ। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन जो परिवर्तन नीचे से हुआ है, पहले दिल्ली बदला करती थी, दिल्ली की सड़कें अच्छी दिखती थी। अब सुदूर अंचल की सड़क, गांव की सड़क, वो विकास का मायना बता रही है। एक है विकास। गरीब की जरूरत। कोविड आया, लग रहा था लोग तो कोविड से तो जितना नुकसान होगा वो तो होगा, लेकिन उससे ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे, ऐसी स्थिति बन गई थी। और तब से निःशुल्क अनाज की योजना चली। बड़ी बड़ी पंचायतों में 100-100 कुंटल जा रहा है हर महीने, 100-100 कुंटल। गरीब की भूख की चिंता खत्म करने का काम दुनिया में अकेला भारत ने किया। 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद अब गरीबों में भूख की चिंता नहीं है। बचत का भी है उनका अनाज, गांव की व्यापारी को बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोटेदार को नहीं बेचना चाहिए। हमारे घर में हमारा खाना बच गया तो हम बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारी मर्जी है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा की सीमा से बाहर निकल गए। आज हमारी स्थिति हो गई, हमारी गांव की इकोनॉमी मजबूत हुई। और ऐसे समय पर देश को आगे ले जाने का एक एक नागरिकों में जो इस वक्त उफान आया है। भारत में पहली बार हम लोगों ने नेशनलिटी इतनी बड़े पैमाने में देखी। आजादी की लड़ाई के समय पर थी नेशनलिटी, और उसके बाद जब नेशनलिटी का जिस तरह से लोगों ने उस विषय को किनारे करने की कोशिश करी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद आज पूरा देश में एक ही विषय हर नागरिक के मन में, पहले देश, इसके बाद हम, फिर बाकी सब। देश पहले, ये नेशनलिटी का भाव लाना, इसको जमीन पर उतारना, हर किसी के मन तक पहुंचाना, ये कोई साधारण काम नहीं था, वो हुआ है। और हम लोग देखते हैं हर जगह। पहलगाम की घटना के बाद तो भारत का एक एक नागरिक सड़क पर आके क्या बोल रहा था? इनको ठीक से जवाब मिलना चाहिए। नहीं मिला क्या? मिला।
आज देश तेज गति से प्रगति करता हुआ आगे जा रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबसे इतना ही निवेदन करने आया कि आप बहुत जागरूक लोग हैं। वैसे भी हमारे समाज में जो कर्मचारी होता है, चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, उसका बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है। वो आप जो भी कुछ बोलेंगे उसको वो पूरी तरह से बारीक से समझेगा और बारीक से समझ करके वो अपना निर्णय करेगा। तो बिहार में लोकतंत्र के अंदर एक बार फिर जनता के फैसला आने का समय आ गया और उसमें एक जागरूक नागरिक के नाते आप अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने सारे लोगों को देश को आगे ले जाने का जो सिलसिला चल रहा है, लोगों के जीवन में जो बदलाव आने का जो सिलसिला चल रहा है, जो देश बिना कोई भेदभाव पक्षपात किए हुए सभी सीमाओं में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सभी राज्यों में जिस तरह से तेज गति से प्रगति कर रहा है, इस बात की वास्तविक जानकारी लोगों तक पहुंचाने में हम चाहते हैं कि आपका सहयोग मिले, आपका इसमें मदद मिले। यह भी मेरी एक आप सबसे अपील है। रोस्टर का भी आया, एक हमारे साथी बोले रोस्टर का, रोस्टर बिहार में नहीं बन रहा था सर। इको बैंक में रोस्टर बिहार में नहीं बन रहा था। हम लोग के परसुएशन पर, हम लोग के बार बार उनको थ्रेसिंग करने पर ये अभी 2023 में रोस्टर बनाए हैं, 2023 में, और अब चालू हो गया है। लेकिन अभी भी उनको काम करने की जरूरत है। वो हम तो देख रहे हैं, बस हम रिपोर्ट कर रहे हैं सर को कि रोस्टर का क्या स्थिति हमारे यहाँ है, और हम उसको अपडेट भी करवा लेंगे। हमारी हमेशा 3 महीने पर बातचीत होती है बिहार में। हम कोई भी क्वार्टरली मीटिंग को छोड़ते नहीं है और मैनेजमेंट को छोड़ने भी नहीं देते हैं। हम बाध्य करते हैं और नहीं तो हमको बुलाते हैं और मीटिंग करते हैं। हमारा SC ST का जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो लोन फैसिलिटी दी जाती है, तो हमारा इसमें ये अंडरस्टैंडिंग सर कि OBC के ग्रुप में भी उस इनकम वाले को तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। कारण कि हमारा जो पीपुल है वो तो SC ST के भी सफरिंग से ज़्यादा सफ़र कर रहा है, लेकिन इसको उठाने वाला कोई नहीं है। हमारा बैंक में कहीं भी ये लो रेट पर फैसिलिटी देने का प्रावधान OBC को नहीं है। तो इस पर भी हम चाहेंगे, सर को मेमोरेंडम देंगे, इस पर भी चाहेंगे कि इस पर विचार किया जाए। और अंतिम में सर एक हमारा जो बहुत निम्न स्तर का कर्मचारी उधर कैजुअल वर्कर्स, डेली वर्कर्स, हमारे यहाँ करीब 15 से बहाली बंद है और मैक्सिमम ब्रांचेज में प्राइवेट कैजुअल वर्कर से काम चला रहे हैं। उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती है, मनमाने ढंग से दी जाती है। कोई इन्फॉर्म और कोई यूनिफाइड उनका सिस्टम नहीं है। किसी को 200, 300, 400, 500 दे देते हैं, काम चला लेते हैं। हमारा इसमें कहना यह सर कि एक तरफ वो काम कराते हैं, लेकिन दूसरे तरफ जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का सर्कुलर है, हम लोग बार बार कोट करते हैं, तो उस पर डिसीजन हमारा जोनल हेड लेते हैं और ना हमारा हेड ऑफिस से, उसको इग्नोर करते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई कैजुअल वर्कर नहीं है। जब हम लोग डाटा पेश करते हैं तो डाटा में बताते हैं कि हमारे ऑल इंडिया में या बिहार के अंदर कितने प्रीमाइसेस हैं, कितने ऑफिसेस हैं और कितने आपके पास स्ट्रेंथ हैं। हाउ दोज ऑफिसेस आर रनिंग विदाउट हैविंग स्वीपर्स एंड ट्यून्स, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है और इस तरह से हमारे यहाँ इन लोग के साथ हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारे पास डेटा उसका भी है सर, ब्रीफ तो ज़्यादा नहीं करेंगे, शॉर्ट में दे देंगे। उनका बिहार के अंदर डेटा भी है और उनको कितना ज़रूरत है ये भी है, और इस पर कुछ बहाली का उनको ज़रूर निर्देश जाना चाहिए ताकि हमारे लोगों को या तो एब्जॉर्ब करें या फिर से जैसे बहाली हो पॉलिसी बना करके करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।